मेरे गांव में जब कोई मरता था, जब उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता था, उसके अगले सुबह उसकी लाश सुबह दरवाजे पर मिलती थी। एक दिन मेरी माँ का देहांत हो गया। जब सब लोग मेरी माँ को दफन करके चले आए तो मैं वहीं रुक गया और रात को कब्रिस्तान में जो हुआ वह देखकर मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, मेरा नाम सिराज है। मैं मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ। मेरा छोटा सा गांव था। गांव में कोई रोजगार नहीं था तो मैं कमाने के लिए मुंबई आ गया था। मुंबई में कई जगह मजदूरी की, लेकिन पैसे नहीं बचते थे। एक दिन मुझे एक लड़की बस में मिली। मुझसे पूछने लगी, तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैडम मेरा कोई कारोबार नहीं है, कहीं मजदूरी कर लेता हूँ। लड़की ने कहा, तुम अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहोगे? मैंने कहा, कैसा बिजनेस? तो लड़की ने बताया, मैं तुम्हें मुंबई के चौराहे पर एक ठेला पास करा देती हूँ, तुम वहाँ वड़ा पाव बेचना। मैंने कहा, मैडम मुझे बनाना नहीं आता। तो उन्होंने कहा, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया और कहा, फला जगह मेरा घर है, तुम खाली होना, मुलाकात कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैडम के घर गया। जब मैं घर पहुंचा, मैडम ने चाय पानी पिलाई और कहा, देखो तुम मुझे बहुत भोले लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ अपने सास ससुर को छोड़कर चली आई थी। मैंने सोचा था मुंबई आकर बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दूंगी और आराम से ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पति एक बस ड्राइवर थे। एक दिन एक धमाके में मेरे पति लापता हो गए। मेरे बच्चे भी साथ में, दोनों बच्चे भी उसी बम धमाका में पता नहीं कहाँ गुम हो गए या फिर बम धमाकों में मारे गए, इसका कोई पता नहीं चला। मेरे पास जीने खाने के लिए बहुत पैसे हैं। मेरे पति का लाइफ इंश्योरेंस था, जिसे सरकार ने मुझे 50 लाख रुपए दिए और हर महीने मेरे खाते में 20,000 रुपये आ जाते हैं, जो मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। मेरे पति अनाथ आश्रम में बच्चों को लाते थे। एक दिन उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझको देखते ही रह गए। अगले दिन उन्होंने मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। मुझको भी वह अच्छे लगते थे। मैंने शर्माते हुए हाँ कर दी। इस प्रकार से हमारी शादी हो गई। मेरे पति ने बिना अपने माँ बाप को बताए शादी कर ली। जब उनके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने अपने घर से मना कर दिया। माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि तुम वहीं रहो, हमारा एक ही बेटा है। मैंने तो आज तक अपने सास ससुर को नहीं देखा, लेकिन मेरा मन बहुत चाहता है कि मैं अपने सास ससुर के पास जाऊं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। यह सब कहते हुए मैडम रोने लगती हैं। मेरी आँख में भी आंसू आ जाता है। मैंने कहा, जिंदगी है मैडम, ये सब होता रहता है। उन्होंने कहा, अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, अभी तो तुमको बहुत सारा सामान खरीदना है। अच्छा चलो मार्केट चलते हैं। मैडम मुझे लेकर मार्केट चली गई। सबसे पहले उन्होंने मेरे लिए एक ठेला लिया और फिर एक कढ़ाई, फिर जो सामान होता है पकाने के लिए सब लिया। फिर उसको लेकर म्यूनसिपाल्टी ऑफिस गई और चौराहे पर जगह की रिक्वेस्ट डाली तो उनको मिल गई। फिर मुझे घर लेकर आई। शाम हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अब आप जाइए, कल आना, तुमको वड़ा पाव बनाना बताऊंगी। एक दो दिन में तुम सीख जाओगे, फिर उसके बाद तुम दुकान लगाना। मैंने कहा, ठीक है। मैडम फिर वहाँ से आया। जब अगले दिन मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे वड़ा पाव बनाना सिखाया। मैंने दो चार बनाए। उन्होंने टेस्ट किया तो कहा, ठीक है, कल फिर आना। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बिना बताए कहा, आज बनाओ। तो मैंने दो चार में से एक सही हुआ। मैडम ने कहा, अब तुम कल से दुकान खोलो और वड़ा पाव बेचो। मैंने वड़ा पाव की दुकान डाली। मेरे दोस्त थे, सब हंस रहे थे। कहा, 2-4 दिन करेगा, उसके बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। उसमें से एक ने कहा, लगता है पैसा कमाने की बहुत जल्दी है, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा। पहले दिन मैं 100 रुपये बेच पाया था। शाम को जब मैडम के घर गया और मैडम को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम बहुत बेचे हो। मैं ठेले वाले को जानती हूँ। जब पहली बार ठेला लगाया था तो सिर्फ 10 का ही बेच पाया था, तुम तो 100 का बेचे हो। मैडम की बातें मुझे काम करने के लिए उत्साहित करती थीं। उनकी बातों से मुझे हौसला मिलता था। अगले दिन जब दुकान लगाया तो 2-4 कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी सबको वड़ा पाव बना कर दिया। वह बहुत खुश हुए और कहा, बहुत अच्छा बनाते हो। इस दिन मेरी कमाई 100 रुपये की हुई थी। फिर मैं मैडम को घर गया, बताया। मैडम खुश हुई और कहा, घबराना नहीं, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। इस तरह से मेरी दुकान चल गई। अब मैं रोज़ 5,000 का बेच लेता था और अच्छा इनकम कर लेता था। एक दिन एक लड़की मेरी दुकान पर आई और हंसते हुए हाँफते हुए बोली, भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं। तुरंत 4 वड़ा पाव बना उसको दिए और मैं भूखी थी, चारों को पल भर में खा गई। फिर जाने लगी तो उसने मुझे 40 की जगह 100 रुपये दिए। मैंने कहा, यह कैसे? तो उसने कहा, मेरे पास पैसे थे, मैंने सिर्फ तुमको देखने के लिए ऐसा कहा था,
तुम्हारे अंदर इंसानियत है, यह कहकर वो चली गई। एक दिन जब मैं मैडम के घर गया तो लड़की भी वहीं बैठी थी। वह लड़की मुझे देखकर चौंक गई। उसने कहा, यहाँ कैसे? मैंने कहा, आज मेरे पास जो कुछ भी है यह मैडम की देन है। इन्होंने मेरी दुकान लगवाई, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मैडम ने कहा, वह सब छोड़ो, यह मेरी सहेली है और तुमको पसंद करती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा, बिना माँ बाप के पूछे बगैर नहीं कर सकता। मैं इनका फ़ोटो पहले माँ बाप को भेजूंगा। अगर वह कहेंगे लड़की ठीक है तो ठीक है, और अगर शादी के लिए हाँ कहेंगे तो उनको बुलाने की कोशिश करूँगा। मैडम ने कहा, ठीक है, इसका फ़ोटो अपने माँ बाप के पास भेजो। मैंने जब उस लड़की का फ़ोटो अपने माँ बाप को भेजा तो बहुत खुश हुए और कहा, बेटा लड़की तो बहुत सुंदर है, अब हमारा टिकट निकलवा दे, हम लोग भी आ रहे हैं, वहीं धूमधाम से शादी होगी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने जाकर यह बात मैडम को बताई। मैडम भी बहुत खुश हुई और इस तरह से हमारी शादी हो गई। एक दिन मैडम, माता पिता और मैं, पति पत्नी सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी एक खबर चल रही थी तो उसमें बम धमाके में गायब लोगों को एक ग्रुप वापस इंडिया भेज रहा था, जिसमें मेरे भैया की फ़ोटो थी। जैसे ही मैंने भैया की फ़ोटो देखी, चिल्ला उठी, यह तो आलम है। यह सुनते ही मैडम सन्न हो गई। मैडम साइड में मुझे ले जा करके मुझसे पूछती हैं, यह तुम्हारे भैया हैं? मैंने कहा, हाँ। मैडम ने कहा, यही तो मेरे पति हैं। मैंने कहा, भाभी अब सब सही हो जाएगा, हम कल भैया को लेने जाएंगे और मम्मी पापा घर पर रहेंगे। जब हम लोग लेकर आएंगे तब सारी बात माता पिता को बताएंगे। जब हम भैया को और दोनों भतीजों को लेकर घर पहुँचे, माँ बहुत खुश हुई लेकिन पिता नाराज थे। मैंने कहा, बेटा तुमने हमारा दिल दुखाया है लेकिन तुमसे कोई शिकायत नहीं है, वापस आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ ने कहा, अच्छा बताओ बहू कहाँ है? आलम भैया ने कहा, यही सामने खड़ी है, यह आपकी बहू है। भाभी सामने खड़ी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने माता पिता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। माता पिता ने माफ़ कर दिया, भैया ने भी माफ़ी मांगी और माता पिता ने सबको माफ़ कर दिया। इस प्रकार से हमारा पूरा बिखरा हुआ परिवार सिमट गया। पिताजी सबको लेकर गांव चले आए। हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक होटल खोला। होटल अच्छा चलने लगा। इस प्रकार से एक अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। कुछ दिनों से गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि जब कोई गांव में मरता, जब उसको लोग दफन कर देते तो अगले दिन सुबह में लाश उसके दरवाजे पर होती। इस बात को लेकर सब बहुत परेशान थे। एक दिन अचानक माँ का देहांत हो गया। मैंने सोचा, ऐसा कौन करता है, ये जानने के लिए मैं कब्रिस्तान के कुछ दूर पर बैठ गया। जब रात के 1 बजे तो मैंने देखा मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक आदमी आता है, कब्र खोदता है और लाश को बाहर निकालता है। दूसरा आदमी लाश को मेरे घर के पास ले जा रहा था। जो कब्र खोदा था मैं उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर उसका पीछा करने पर पता चला कि प्रधान है। मैंने कहा, प्रधान जी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वह चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम देख लिए हो तो बता दे रहा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। संतान के लिए मैं एक बाबा के पास गया। उसने कहा, अगर 100 लाशों को तुम कब्र से निकाल दोगे तो तुमको कोई संतान होगी। मैंने ये बात मान ली। मैंने कहा, प्रधान जी ये गलत है, आपको किसी अच्छे आलिम से समझना चाहिए। प्रधान जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं प्रधान जी को लेकर एक अच्छे आलिम के पास गया तो उन्होंने पानी पर कुछ फूंक कर दिया और कहा, इसे सुबह शाम पीना और 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इस तरह से लगातार करते रहना, तुमको जरूर संतान मिलेगी। प्रधान जी ने ऐसा ही किया। 2 महीने बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और फिर उनके घर एक संतान हुई। दोस्तों, किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।